बट सीपीसी किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रोसीडिंग दिखाता है। तो आपका जो सीपीसी है ना, पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की प्रोसीडिंग नहीं दिखाता। ये सिविल राइट्स इज अ ह्यूज, इज अ मॉन्स्टर। क्योंकि देखो क्रिमिनल जो होते हैं ना, क्रिमिनल राइट्स जो होते हैं, वहां पे जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होता है, सीपीसी में क्या होता है, प्लांटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। आईपीसी वगैरह जो क्रिमिनल होते हैं ना, क्रिमिनल राइट्स, यहाँ पे क्या होता है, पार्टीज वर्सेस स्टेट। क्योंकि यहाँ पे जो ऑफेंस हो रहा है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, वो पब्लिक इन ह्यूज होता है, पब्लिक इन नॉर्म्स होता है, दैट्स द रीजन। और अब क्रिमिनल राइट्स आपको कहाँ मिलते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिमिनल राइट्स आपको कहाँ मिलते हैं, आईपीसी में, सबको पता है। बट सीपीसी सिविल हमारा इतना ह्यूज है, इतना बड़ा एक जरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका पार्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। इसके पास आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सिविल राइट्स को जो बताता है, टॉट, देन एसआरए, सोगा, सेल्स ऑफ गुड डेट, एक्सेट्रा। ये सारे जितने हैं ना, ये सिविल राइट को डिफाइन करते हैं। अब सिविल राइट को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए आपको अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो आपको ये बताना होगा कि सिविल राइट को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सिविल राइट ब्लैक लॉज की जो डिक्शनरी है, वहां पे सिविल राइट को रिलेट किया गया है प्राइवेट राइट से। ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में बहुत टाइम पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज को में रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब मेंस के आंसर राइटिंग आपकी पेपर्स चेक होती है, जिसमें आपके नंबर ज्यादा होते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। और नंबर ऑब्वियसली सिविल लॉ से हमारे ज्यादा उठ जाते हैं, क्योंकि माइनर लॉ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और टीपी, ये सब हमारे जबान पे रटे हुए होते हैं, तो वहां से हमारे नंबर्स ज्यादा आने के चांसेस होते हैं जनरली। एक्सेप्शनली हो सकते हैं किसी के नहीं आते हो, बट जनरली आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, तो हमें पहले ही बोलना पड़ेगा सिविल राइट रिलेटेड टू प्राइवेट राइट। ये जो अपना सिविल राइट है, इसको हमने रिलेट किया है प्राइवेट राइट से। ये कहाँ लिखा गया है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में। तो प्लीज अपने कॉपी में एक बार नोट आउट कर लो, मैं बता रही हूं। सिविल राइट डज नॉट डिफाइन एनी मोर, civil right does not define any more, but civil right does not define any more, but in black law dictionary, right relating to, but in black law dictionary, right relating to private right and private right and remedies as contracts with criminal proceeding, as contracts with criminal proceedings। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्राइवेट राइट एंड रेमेडी से रिलेट करता है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। मतलब क्रिमिनल हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, उससे अलग होकर ये अपने सिविल मतलब प्राइवेट राइट को बताता है। देख, अब यहाँ पे सिविल में ये जो नॉर्मल लॉस होते हैं, सिविल कुछ सिविल राइट्स को डिफाइन करने वाले अलग लॉ है, जिनका खुद का प्रोसीड्यूर है। तो इस सीपीसी इज एग्जॉस्टिव? नो, सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है। जस्ट लाइक अ कंपनी लॉ, इसका खुद का प्रोसीड्यूर है। यहाँ पे अगर कुछ होता है तो ये अपना प्रोसीड्यूर आजमाता है। स्पेशल लॉस, लोकल लॉस, इनके पास खुद का प्रोसीड्यूर है। तो आपसे अगर भी पूछा जाए कि सीपीसी इज एग्जॉस्टिव,
अगर कोई भी सिविल राइट दुनिया के मतलब हमारे इंडिया में कोई भी सिविल राइट अगर हाफ होता है तो क्या हम प्रोसीडिंग के लिए सीपीसी ही चुनते हैं? तो योर आंसर इज नो सर। हम हर जगह सीपीसी को नहीं चुनते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लॉज भी है जिनका अपना प्रोसीडिंग दिया हुआ है, और जिस लॉ में अपनी खुद की प्रोसीडिंग्स दी हुई है सिविल राइट्स में, वहां पे हम सीपीसी को नहीं चुनते हैं। हम उसी लॉज में सीपीसी को चुनते हैं जहां पर खुद की प्रोसीडिंग्स नहीं है, जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, एसआरए, सोगा, टीपी, इसमें खुद की प्रोसीडिंग्स नहीं है, इनके लिए हमें सीपीसी को चुनना पड़ता है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ रही है? प्लीज इंटरेक्ट करो। यस ओके, कहीं पे किसी को भी कोई भी अगर लैंग्वेज में या कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज बताओ। सूरज कुमार, आप हैंड रेस कर रहे हो, कोई क्वेरी है? जस्ट रेस्पॉन्डिंग। ओके ओके, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है डिफाइन द सिविल लॉ। प्लीज राइट डाउन। सेकेंड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, प्लीज डिफाइन सिविल लॉ। A civil law is a body of rule. A civil law is a body of rule that defines and protects. A civil law is a body of rule that defines and protects the private right of citizen. The private right of citizen. Of is a legal remedy. Of is a legal remedies. A civil law is a body of rule that defines and protects the private right of citizens. Of is a legal remedies that may be sought in dispute. That may be sought in dispute and covers areas that may be sought in disputes and covers areas of law. Covers areas of law such as the contract and covers areas of law such as the contract, family law, SRA, etc. Such as the contract, family law, SRA, etc. अच्छा, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मे बी मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, बट ये नहीं पता जब होती है ना और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो दस मोमेंट आर एम्बैरेसिंग फॉर यू, क्योंकि अगर सामने वाले ने आंसर दे दिया, आंसर सुन के आप एम्बैरस फील करोगे। क्यों? क्योंकि मतलब वो ऐसा होगा कि बेसिक चीजें और मुझे ही नहीं पता। द थिंग इज दैट कॉर्पस जुरिस सिविल, इसके बारे में किसको पता है? Anyone please unmute yourself and say. No one. Okay. किसी को नहीं पता है? I think body of civil laws. बॉडी ऑफ सिविल लॉ नहीं, बट कुछ हद तक लाइट पे गए हो, लेकिन मैं बताती हूँ। दिस इज द फर्स्ट सिविल लॉ बुक। सिविल लॉ की पहली बुक थी ये। नोट डाउन करते रहना, मैं ये जो छोटी छोटी चीजें लिखा रही हूँ रनिंग नोट से नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। इट्स मीन
It's a foundation of modern days of civil law. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेज. आज के जो हम रिसेंट सिविल लॉस पढ़ रहे हैं ना, इसका ये उत्पत्ति था, इसी से उत्पत्ति हुई थी. सिविल लॉ कैन बी इन्वोक द ह्यूमन राइट्स. क्या सिविल लॉस में जो राइट्स दिए, क्या वो इन्वोक करते हैं ह्यूमन राइट्स को? यस. हमारे जो ह्यूमन राइट्स है वो सिविल लॉस में जितने भी राइट्स दिए हैं उसके साथ वो मैच करते हैं, क्योंकि सिविल राइट्स को ही देखते हुए हमने ह्यूमन राइट्स को बनाया था. व्हाट इज अ नेचुरल जस्टिस? सेकंड एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आता है, और ये आप सबने पढ़ा है नेचुरल जस्टिस के बारे में. तो अब ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल जस्टिस? चलो बताओ नेचुरल जस्टिस के बारे में. एनीवन? अच्छा, ऋषि, आई एम हिंदी मीडियम जुडिशरी एस्पिरेंट. मैम हिंदी में भी नोट करा दे. ऋषि एक्चुअली क्या है ना कि नोट्स जो मैं रनिंग कराऊंगी वो तो मेरी इंग्लिश में ही होगी बेटा. हिंदी में मेरे को अगर नोट्स मेरे टीम बना के देती है पीडीएफ तो मैं सेंड कर दूंगी. अदरवाइज क्लासेस में तो आपको जो मैं नोट्स दे रही हूँ वो ही नोट्स चलेंगे. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, अदर्स. व्हाट इज अ नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस क्या है बताओ. What do you mean by the natural justice? No one? Civil and reasonable decision. हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये भी मतलब ऊपर ऊपर से कह सकते हैं. नेचुरल जस्टिस इज अ बेसिक जस्टिस. विदाउट द नेचुरल जस्टिस, हम नेचुरल जस्टिस के बिना कोई भी डिसीजन को नहीं ले सकते. लॉ ऑफ नेचर, हाँ कह सकते हैं. बेसिक ऑफ प्रोसीड्यूर है. प्रोसीड्यूर को आगे चलाने के लिए, और ये प्रोसीड्यूर आगे चल के बैड ना बने, इसीलिए नेचुरल जस्टिस को अप्लाई किया गया है. विदाउट नेचुरल जस्टिस प्रोसीडिंग बिकम अ बैड एंड वेशियट हो सकती है. कभी कभी होता है सीपीसी में कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसे मैटर्स आ जाते हैं ना जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको जजमेंट कैसे देनी है. तो ऑन दैट टाइम जजमेंट देने के लिए आपको नेचुरल जस्टिस फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोसीड्यूर तो है नहीं, प्रोसीड्यूर लिखा नहीं है वहां पे उस चीजों के लिए, तो आपको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है. जस्ट राइट डाउन. पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज अ नेचुरल जस्टिस? What is a natural justice? Natural justice is basic of all procedure. आंसर लिखो, natural justice is basis of, natural justice is basis of all procedure. Natural justice is basis of all procedure. It cannot be defined. It cannot be defined anywhere. क्योंकि नेचुरल जस्टिस बोल के कहीं पर भी कोई डेफिनेशन हमें नहीं मिलती है. इट्स जस्ट लाइक कह सकते हैं नेचर है, रिचुअल्स है जो फॉलो होती है. आई मस्ट से कि मैं जो भी लिखा रही हूँ ना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी कहीं पे भी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये लॉजिक बेसिस चीजें हैं आपकी. चलो राइट डाउन.
It's a principle which govern all justice system. Its principle which govern all justice system, comma, natural justice always remember, comma, natural justice always remember to follow equity and good conscience. Natural justice always remember to follow equity and good conscience. Without it, procedure are meaningless. Without it, the procedure are meaningless. इसके बिना जो भी प्रोसीड्यूर है वो मीनिंगलेस हो जाती है एक टाइम पे. Natural justice systems. पॉइंट्स करके लिखो. फर्स्ट पॉइंट में है नो पर्सन कैन बी जज हिज ओन मैटर. नेचुरल जस्टिस का पहला रूल यही होता है कि किसी को भी आप जज नहीं कर सकते अपने मैटर पे. आप अपना ही केस नहीं ले सकते. जस्ट लाइक मैं अगर जज हूं और मैं ही किसी क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल ऑफेंस के लिए मुझे ट्रायल किया गया है तो मैं अपना केस का जजमेंट, मैं अपने केस का, मैं अपने मेरे खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है मैं उस मुकदमे के खिलाफ जो भी जजमेंट आ रही है न्याय प्रक्रिया मैं नहीं करूंगी. तो इसीलिए कहा गया नो पर्सन कैन बी जज हिज ओन मैटर. अपने ही मैटर पे मैं जज नहीं बनूंगी. सेकंड पार्ट आता है ऑर्डिम अल्ट्रम पार्टम. इसके बगल में आप साइड में लिख लेना एक ब्रैकेट लगा के मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मैं इन फ्यूचर इसको अभी इलास्ट्रेट करके बता देती हूँ फ्यूचर क्या अभी हाथों हाथ में बता देती हूँ इसके बारे में. ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है नो पर्सन शुड बी जज विदाउट हियरिंग. किसी भी पर्सन का जजमेंट बिना उसे सुने नहीं दे सकते. मैंने इसके पीछे केस इसलिए लिखवाया क्योंकि ये चीज नेचुरल जस्टिस का ये वाला कॉन्सेप्ट इसी केस से आया था. मेनका गांधी जो थी वो बाहर जा रही थी. अब जब वो बाहर जा रही थी एयरपोर्ट पे उन्हें रोक लिया गया. कुछ एयरलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण कहा गया कि आपका वीजा जब्त कर लिया जाएगा और वो रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें जाने से रोक दिया गया. उन्होंने PIL फाइल की. उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मतलब जो एयरलाइंस अथॉरिटी थे उन्होंने मुझे सुना भी नहीं, पूछा भी नहीं कि ये वीजा जब्त किया या जो भी रीजन दिया मेरे वीजा को जब्त करने का उस वो ऐसा क्यों हुआ या मेरा वीजा ऐसा क्यों लगा. उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में कुछ नहीं सुना. मेरा वीजा रद्द कर दिया गया, मुझे जाने से रोक दिया गया. दिस इज नॉट फेयर. एटलीस्ट मुझे सुनते तो ठीक है. अगर मेरे वीजा में गलतियां थी, मैं मानती हूँ अगर गलतियां थी, तो भी मुझे पहले अपने बात रखने का अधिकार था. आपने मेरे बात को सामने नहीं रखा और मुझे जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा. इसीलिए जज ने इस केस में कहा था ऑडियम अल्ट्रम पार्टम. दोनों पार्टी को बिना किसी भी पार्टी को सुने हम जजमेंट नहीं देंगे उसके खिलाफ. हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्स पार्टी ऑर्डर. हम लोग इसमें CPC में ही पढ़ेंगे. एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ. ये एक्स पार्टी ऑर्डर ये ऑर्डर होता है कि एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, इसने इसके ऊपर केस डाला, ठीक है. एक डेट आई, डे 1 नहीं आया, ये डे 2 नहीं आया, ये डे 3. तो कोर्ट का टाइम तो विजिट हो रहा है ना. थर्ड डे पे क्या होगा, इसको बिना सुने इसके फेवर में जजमेंट आ जाए, पास हो जाएगी. तो ये नेचुरल जस्टिस को हार्म नहीं कर रहा है. नेचुरल आपको तो मौका दिया गया था लेकिन आपने नहीं कहा है तो मैं क्या करूं. हाँ, उसके बाद ये आता है तो बहुत सारे प्रोसीडिंग्स है जो हम लोग CPC में पढ़ेंगे. फिर से प्रोसीडिंग्स या फिर से केस ओपन हो सकता है. उसको अगर रीजन देना पड़ता है, जज को उसका रीजन रीजनेबल लगता है कि हाँ भाई सही बता रहा है,
इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं थी आने की, कोई कारण था नहीं आ पाया बेचारा, तो होगा, अदरवाइज तो ऑर्डर ही चलाता है। उसके बाद आप लोग लिखो थर्ड पॉइंट में, नो पर्सन कैन बी कंडोन विदाउट हियर। नो पर्सन कैन बी कंडोन विदाउट हियर, किसी को भी कंडोन नहीं करेंगे बिना सुने। नो पर्सन कैन बी कंडोन विदाउट हियर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका, नो पार्टी शुड बी प्रिवेंट फॉर participate he is a in proceeding. No party should be prevent, no party should be prevent for participate in proceeding. किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टी को हम रोकेंगे नहीं कि आप प्रोसीडिंग मत करो या प्रोसीडिंग में मत अटेंड हो, ये काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हम बार लगाते हैं, इंजंक्शन लगाते हैं, तो फिर वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है। लास्ट पॉइंट है, नो जजमेंट गिव विदाउट पार्टीज हियरिंग इन द प्रॉपर्टी मैटर। नो जजमेंट गिव विदाउट पार्टीज हियरिंग इन द प्रॉपर्टी मैटर। कोई भी जजमेंट बिना सुने प्रॉपर्टी वाले मैटर में नहीं दिया जाए, पार्टी को सुनना, जिसके खिलाफ जजमेंट जा रहा है उसको सुनना पड़ेगा। तो ये हमारा था नेचुरल जस्टिस का पार्ट। उसके बाद अपने को एक और क्वेश्चन अराइज होता है, कैन बी ब्रोकिंग द प्रोसीड्यूरल लॉ फॉर एंड ऑफ जस्टिस। क्योंकि नेचुरल जस्टिस में यही कहा गया है कि आप कैसे भी करके जस्टिस दो, सामने वाली पार्टी जो भी विक्टिम है उसे जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। तो क्या हम प्रोसीड्यूरल लॉ में जो भी प्रोसीडिंग्स दिए गए हैं कि ऐसे करना है, ऐसे केस फाइल करना है, ये करना है, वो करना है, जो भी प्रोसीडिंग दिए गए व्हाट एवर, क्या उसे हम जस्टिस पाने के लिए तोड़ सकते हैं? आंसर, यू आर आर लॉ स्टूडेंट्स ना, कुछ पास आउट हो चुके हो, कुछ अभी पढ़ रहे हो, तो आपके पास अपना एक लॉजिक होना चाहिए, बिकॉज लॉ इज अ नथिंग ओनली अ गुड कॉमन सेंस। तो मुझे जानना है कि आप लोग का कॉमन सेंस क्या कहता है। क्या आप लोग, अगर मान लो सपोज आप लोग जज की तरह सोचो, आपको एक जज की कुर्सी में बैठा दिया गया है और आपको कहा गया है कि प्रोसीडिंग्स फॉलो करो, और आपके सामने में है कि अगर प्रोसीडिंग मैंने फॉलो की तो सामने वाले को जस्टिस नहीं मिलेगा, ये आप अच्छे से जानते हो, और केस क्लियर है कि प्रोसीडिंग फॉलो करते ही जस्टिस उसे नहीं मिलेगा। तो क्या आप प्रोसीडिंग जो प्रोसीड्यूरल लॉ में लिखी हुई है उसे क्या आप तोड़ सकते हो? ऋषि, सक्षम, सूरज, उज्जवल, निशिता, एनीवन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंटरेक्ट विथ मी ना। आप लोग अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, अच्छा हाँ कोर्ट ही बोल रहे हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कौन, जज ही तो। आप क्या कर सकते हो, आप तोड़ सकते हो, यस या नो? सॉरी सक्षम, अदर्स, हाँ बताओ। नॉर्मल कंडीशन में तो तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन में तोड़ सकते हैं। उसमें भी ये कंडीशन है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होना चाहिए उसको एंटरटेन करने का। हमने तो तोड़ दिया, लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन ही नहीं है तो फिर भी बेकार है। नहीं नहीं, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन की बात नहीं है यहाँ पे, कोर्ट तोड़ सकता है कि नहीं, कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, आप ये कहना चाहते होंगे मे बी, कि कोर्ट के पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए तोड़ने का। आई थिंक नो, बट कैन बी लॉक्ड इन एक्सेप्शनल कंडीशन। ओके, दो लोगों ने आंसर दिया, अदर्स प्लीज आंसर। आई वॉन्ट योर मेंटेलिटी। देखो आंसर करोगे तो मुझे समझ में आएगी आपकी मेंटेलिटी कहाँ तक जा रही है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा पाऊंगी ना, क्योंकि मुझे समझाना है आपको। मैं कुछ भी बक के चली गई, जस्ट लाइक मैं आई टोटली लैंग्वेज इंग्लिश में दे दिया, बोल दिया, मैं निकल गई, क्या फायदा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे अगर पढ़ाना है तो मुझे आपकी मेंटेलिटी चेक करके फिर उस हिसाब से मुझे पढ़ाना है। तो कोई हेजिटेशन नहीं है, नहीं आ रहा है, व्हाटएवर, आप बस आंसर करने की कोशिश करो। शायद निशिता का
नेटवर्क इशू हो रहा है मे बी। जैसे तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, अगर आपको नेटवर्क इशू हो रहा है आप मुझे को, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना आप एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लेती हूँ। लाइक मैम कई प्रोविजंस में कोर्ट के पास पावर है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए वो आउट ऑफ द वे भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुआ, हाई कोर्ट का हुआ, लेकिन लोअर कोर्ट्स का इतना स्टैट्यूट में तो ऐसा नहीं कुछ पढ़ा है। मैंने कहा ना मैं जो पढ़ाऊंगी वो बुक्स में नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं, बट वो डिसीजंस क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। चलो देखते हैं हम लोग। जस्ट राइट डाउन ना, शेख सलीम हाजी। अच्छा क्वेश्चन लिख लेना पहले कॉपी में, जो मैंने क्वेश्चन पूछा, कैन वी ब्रोक प्रोसीड्यूर लॉ फॉर एंड ऑफ जस्टिस। उसके बाद यहाँ पे जो जजमेंट्स है वो हमें लिखनी है, क्योंकि इंटरव्यूज में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे आपने फट से बोल दिया ना नो सर यस सर, वो मान लेंगे नो सर यस सर ठीक है, तो आप अपना रीजन बताओ, आप नो बोल रहे हो, क्योंकि वो लोग आपको जज ही समझते हैं। जब आप बैठते हो ना वो लोग आपको जज ही समझते हैं, और जज का क्या ड्यूटी होता है कि वो कोई भी डिसीजन दे उसके पीछे उसको रीजन लिखना पड़ता है कि मैंने ये जो जजमेंट दिया, मैंने ये बात बोली थी, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो आप इंटरव्यू में जाके कुछ भी बोलोगे उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा कि मैंने ये बोला तो क्यों बोला, कहाँ देखा है, कैसे देखा है, क्या हुआ। तो रीजन हम हमारे लिए सबसे अच्छा होता है केस रेफरेंसेस। सर केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला और सुप्रीम कोर्ट को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो शेख सलीम हाजी अब्दुल खाइम वर्सेस कुमार 2006 एससी का केस है ये, ठीक है। इस केस में कहा गया था द प्रोसीड्यूरल लॉ इज नॉट टू बी जल्लाद, कोट द वर्ड, द प्रोसीड्यूरल लॉ इज नॉट टू बी जल्लाद। हमारा जो प्रोसीड्यूरल लॉ है वो जल्लाद नहीं है। नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन, ना ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। एड टू बी जस्टिस, जस्टिस पाने का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि आपको जस्टिस हम नहीं देंगे, हम जल्लाद हैं, हम जैसे बोल रहे हैं वही सही है। ये बनाया क्यों गया है, ये बनाया ही हमारे लिए गया है, हमें जस्टिस देने के लिए ही बनाया गया है, तो जस्टिस ही मिलेगा ना। अगर इसे तोड़ना भी पड़े तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मेन मोटो ही तो टेकिंग द जस्टिस ऑफ द पीपल। अगर इसका मेन मोटो ही ये पूरा नहीं कर रहा है तो इसका क्या फायदा। द प्रोसीड्यूरल लॉ इज नॉट टू बी अ जल्लाद, नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन, बट एट टू बी जस्टिस। नाउ इन 2006 का एक और केस आया था, जस्टिस अय्यर, जो फेमस जजमेंट उन्होंने दिया था, लिख लेना, जस्टिस अय्यर का जजमेंट था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी। यहाँ पे था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी, 1976 एससी का केस है ये। इसमें क्या कहा गया था, कृष्णा अय्यर हैज रिटन द प्रोसीड्यूर आर हैंडमेड। यहाँ पे कृष्णा अय्यर ने कहा हैज रिटन द प्रोसीड्यूर, जो रिटन प्रोसीड्यूर है, रिटन प्रोसीड्यूर मतलब डायरेक्टली इंडिकेटिंग द सीपीसी, हमारे सीपीसी को इंडिकेट किया जा रहा है। कृष्णा अय्यर हैज रिटन द प्रोसीड्यूर आर हैंडमेड नॉट मिस्ट्रेस
मतलब ये मिस्ट्रेस नहीं है, ये हैंडमेड है। लुम्बैकन फॉर एडमिनिस्टर ऑफ जस्टिस, लुम्बैकन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पाने का एकमात्र ये एक उपाय नहीं है, ये मालिक नहीं है। सीपीसी हमारा मालिक नहीं है, हम सीपीसी फॉलो करते हैं, सीपीसी हमारे ऊपर बॉन्ड नहीं है, सीपीसी हमने बनाया है, सीपीसी ने हमें नहीं बनाया है। उसके बाद एक और केस आता है, सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल हबीब। ये केस था 1998 का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। यहाँ पे कहा गया था अ प्रोसीड्यूरल इज ऑलवेज ऑफ सबसर्विएंट, अ प्रोसीड्यूरल इज ऑलवेज ऑफ सबसर्विएंट टू substantive law, subservient to substantive law। A procedural is always of servant to substantive SUB या substantive law। nothing can be taken away, nothing can be taken away, इसके बाद से ही लिखना, nothing can be taken away procedural law, nothing can be taken away procedural law which is a given by substantive law। लास्ट एक केस और है, इससे रिलेटेड लिख लो। दिस केस नेम इज संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल। कोटा 1955 का केस था, ये भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। सॉरी माय पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। ओके, प्रोसीड्यूरल लॉ मस्ट हैव इलास्टिक, प्रोसीड्यूरल लॉ इस केस के अंदर में बोला गया था, प्रोसीड्यूरल लॉ मस्ट हैव इलास्टिक टू टेक्निकल कंस्ट्रक्शन, procedural law must have elastic to technical construction of section, leaves no room for reasonable elasticity of interprotection, leaves no room for reasonable elasticity of interprotection। So हमारे सीपीसी में आज हमने पढ़ा कि प्रोसीड्यूरल सीपीसी का सिविल लॉ क्या है, सिविल राइट्स क्या होते हैं, राइट्स एंड रेमेडीज के बारे में हमने आज पढ़ा। यहां तक आपको समझ में आया सबको?